हेलो, हाय, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसा हाल-चाल सबके? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज हम लेके आए हैं आर्टिकल का अगला पार्ट, जिसमें हमने पहले बात की थी आर्टिकल 14, फिर आर्टिकल 15 की बात की थी। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 का पूरा चिट्ठा खोलेंगे और देखेंगे इसमें क्या-क्या प्रावधान है, क्या-क्या अभी पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और बाद में क्या हो सकता है, इसके लिए बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 3 संविधान का, जिसमें आर्टिकल 16 के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं संविधान की प्लेलिस्ट है। संविधान का पूरा निचोड़ है, पॉलिटी का पूरा निचोड़ है, जिसमें आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ सारे पार्ट को क्रम वाइज़ देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं। ये हम पार्ट 3, भाग 3, संविधान का भाग 3 अपन पढ़ रहे थे, जिसमें आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 के बारे में। पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ कि पहले क्या था। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, जिसमें इसका मूल उद्देश्य क्या है? जो भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? उसका मूल उद्देश्य है न्याय की व्याख्या करना। न्याय की व्याख्या करना। अगर भारत के किसी नागरिक को न्याय, चाहे वो समानता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर या किसी संप्रदाय के आधार पर उसे नहीं मिल रहा है, तो उसे न्याय करने की व्याख्या संविधान ने उसको फंडामेंटल राइट के जरिए या मौलिक अधिकार के जरिए उसे दी गई है। तो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों या लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार। लोक नियोजन यानी कि पब्लिक पब्लिक अपॉर्चुनिटी। भारत के किसी भी नागरिक को सरकारी नौकरियों तथा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार है। सरकार अगर वैकेंसी निकाल रही है, अगर रीट की वैकेंसी, आरएस की वैकेंसी निकाल रही है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को जो एज की क्राइटेरिया में आ रहे हैं, उसको समान अवसर के आधार पर उनको फॉर्म भरने का राइट दिया जाएगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 16। अगर मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूं, उसके बाद भी अगर मुझे कोई रोक रहा है, तो मेरा ये फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और उस उल्लंघन के प्रति जवाबदेही करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत मैं सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकता हूं। आगे चलते हैं कि अनुच्छेद 16 के अंदर क्या-क्या कहा गया है और क्या-क्या बातें इसमें मेंशन है। अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(1) में क्या कहा गया है कि भारत के भारत के सभी नागरिकों को सभी नागरिकों को किसी पद, नियुक्ति और लोक नियोजन के प्रति अवसर प्रदान के प्रति समान अवसर प्रदान करने का अधिकार। जैसे मैंने आपको बताया कि लोक नियोजन में सरकार चाहे कोई वैकेंसी निकाले, चाहे कोई पद क्रिएट करे, जिसमें अपॉइंटमेंट कर रही है या फिर उसका चुनाव कर रही है, तो उसके लिए सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ द वैकेंसी और पोस्ट। तो इसमें यही कहा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को किसी पद, नियुक्ति और लोक नियोजन, ये तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है। पद, नियुक्ति और लोक नियोजन। प्रश्न यही से बनता है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 16(1) के अंदर कौन सा शब्द नहीं दिए गए हैं? तो क्या-क्या दिए गए हैं? पद, नियुक्ति और लोक नियोजन के प्रति समान अवसर प्रदान करने का अधिकार। यानी कि पद, नियुक्ति और लोक नियोजन में सरकार आपको समान अवसर प्रदान करेगी। अगर कोई वैकेंसी निकली है, कोई नोटिफिकेशन निकला है, किसी टेंडर में आपको अधिकार चाहिए गवर्नमेंट के टेंडर में, तो हम अगर योग्यता के अनुरूप हैं, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट की सारी वैकेंसी, सारे टेंडर में अप्लाई करके उसमें भाग ले सकते हैं। यही अनुच्छेद 16 कहते हैं। अगर किसी भी माध्यम से हमको रोका जाता है, चाहे सरकार के द्वारा, चाहे किसी प्राइवेट निजी संस्था के द्वारा, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर अपील कर सकते हैं। वो किसके अंतर्गत होगा? वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत होगा। अब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जा सकते हैं, यदि हमारे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन हो रहा है तो। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? हमने अनुच्छेद 16(1) की बात की,
कि इसमें पद नियुक्ति और लोक नियोजन से संबंधित अगर वोलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है अपना मौलिक अधिकार का, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है? इसमें क्या है कि इसमें आधार लिखे हुए हैं कि किसी नागरिक को अवसर की समानता देने का अधिकार। अनुच्छेद 16 भी वही है जो अवसर की समानता सारे पद नियुक्ति और लोक नियोजन में देने का है, लेकिन इसमें आधार लिखे गए हैं कि किन किन आधारों पर उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति है, उसको अगर निम्नलिखित आधार जो मैं लिखूंगा आधार इसके अंदर किसी के साथ भेदभाव कर रहा है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जा सकता है। जैसे आधार क्या क्या हो सकते हैं? धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान। क्या कहते हैं? धर्म यानी रिलीजन, जाति यानी कास्ट, लिंग यानी सेक्स, मूल वंश यानी कि रेस और जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस या प्लेस ऑफ बर्थ। यानी अगर, और इसमें दो और संविधान में लिखे गए हैं, एक तो निवासन और एक उद्भव। निवासन यानी रेजिडेंट है, कहां का निवासी है वो, और एक है उद्भव यानी ओरिजिन। तो अगर आपको प्रश्न पूछ ले कि जो लोक नियोजन पद नियुक्ति के आधार पर किसी नागरिक को समान अवसर दिए जाते हैं वो उसके आधार कौन से अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, तो आपके उत्तर दोगे अनुच्छेद 16(2) में लिखे गए। अनुच्छेद 16(2) में 7 आधार लिखे गए कि 7 आधार पर किसी व्यक्ति को समान अवसर देने के प्रति उल्लंघन या मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सका। तो वो 7 आधार कौन कौन से हैं? 7 आधार हैं। कौन कौन से? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, निवासन और उद्भव। इन सातों के आधार प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 16(2) में किन आधारों का उल्लेख नहीं है, तो इन सातों का उल्लेख है। कौन कौन से हैं? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, निवासन और उद्भव। इन सातों के आधार पर किसी व्यक्ति को, भारत के किसी व्यक्ति को इन सातों के आधार पर अगर उसे वोलेशन होता है या उसको समान अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो वो मौलिक अधिकार 16(2) का उल्लंघन माना जाएगा और उसके प्रति हम अनुच्छेद 32 के प्रति हम सुप्रीम कोर्ट और 226 के प्रति हम हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि अनुच्छेद 16(3) में क्या कहा गया है। हमने पहले देखा था कि अनुच्छेद 16(1) में क्या दिए गए? पद नियुक्ति और लोक नियोजन से संबंधित समान अवसर प्रदान नहीं कर रहे हैं तो हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। दूसरा देखा था 16(2) में जिसमें 7 आधार दिए गए कि इन आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको समान अवसर दिए जाएंगे। अगर भेदभाव किया गया, वोलेशन सुप्रीम फंडामेंटल राइट का हुआ या फिर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर 16(3) में क्या कहा गया है? 16(3) में दो बातें लिखी गई है। समानता का अधिकार में निम्न 2 अपवाद हैं। कितने अपवाद हैं? 2। अपवाद का मतलब एक्सेप्शन है, यानी कि 16(3) में लिखा गया है कि किसी भी नागरिक को अगर आधार धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान, उद्भव व निवास के आधार पर उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं तो उसके 2 अपवाद है कि उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 2 चीजें जिसपे उन आधारों पर भी उल्लंघन मौलिक अधिकार किया जा सकता है, उसके लिए अपन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो कौन कौन से हैं? पहला, निवासन के लिए प्रमुख प्रावधान। दूसरा धर्म के लिए या धर्म से संबंधित प्रमुख प्रावधान। कहने का मतलब है कि ये 2 अपवाद है अनुच्छेद 16 में, यानी कि निवासन के रूप में या धर्म से संबंधित हम किसी भी व्यक्ति के लिए ये अनुच्छेद 16 का उल्लंघन कर सकते हैं। जैसे संसद या स्टेट के पास ये अधिकार है। किसके पास है? संसद या राज्य के पास, कि वो निवासन को मद्देनजर रखते हुए निवासन के रूप में वह किसी नागरिक को स्पेशल प्रावधान या प्रमुख या उसे विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। यानी कि अगर निवासन, मान लीजिए मैं राजस्थान का निवासी हूँ, राजस्थान का एक उदयपुर जिले के एक छोटे से एरिया का निवासी हूँ,
तो स्टेट अगर चाहे मेरे अगर एरिया में लोगों का स्पेशल लोगों का रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रतिनिधित्व नहीं है, कहीं न कहीं नगर निकाय में, कहीं न कहीं लोक नियोजन में या फिर संसद में या फिर लोकसभा में या विधानसभा में अगर हमारा प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, तो संसद या राज्य निवासन यानी कि मैं जहाँ रहता हूँ, बर्थ ऑफ प्लेस जहाँ पे मैं रहता हूँ, रेज़िडेंट हूँ, वहाँ के आधार पर मुझे आरक्षण दे सकती है। वहीं के स्पेशल लोगों के लिए आरक्षण, प्रमुख प्रावधान, जॉब, पैसे या मुआवजा ये सब दे सकती है। तो संसद और राज्य के पास ये अधिकार है कि वो निवासन के रूप में अनुच्छेद 16(3) के अंतर्गत अवसर वो दे सकती है उन सातों आधार पर भी। यानी कि अगर सातों आधार का उल्लंघन हुआ तो भी निवासन के आधार पर संसद या राज्य किसी भी व्यक्ति या किसी समुदाय विशेष को कोई भी अधिकार, मुआवजा या फिर नौकरी दे सकती है। उसी प्रकार धर्म से संबंधित आपने सुना होगा कि हज हज पे जाते हैं ना, तो हज एक समिति होती है। एक हज समिति होती है। हज समिति के अंदर कुछ मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, वाइस चेयरमैन होता है और अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति के लिए संसद और राज्य किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। वो हज समिति का कार्य क्या होता है कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई समुदाय विशेष को किसी उसको प्रमोट करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको समाज में मुख्य धारा में लेके आना, इस हज समिति का कार्य है। वैसे ही हम धर्म से संबंधित कोई अन्य समिति, कोई अन्य कमिटी हम बिठा सकते हैं, जिसका निर्माण कौन करेगा? संसद और राज्य करेगा। यानी कि धर्म के रूप में हम भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या है कि वो किसी समुदाय विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए हम एक समिति बनाएंगे, जिसमें हम वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और अन्य सदस्य को नियुक्त करेंगे। वो स्पेशल लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ प्रावधान बनाएंगे, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी संस्कृति, उनके आर्थिक, उनके राजनीतिक, उनके भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वो समिति कार्य करेगी, जिसमें जो कौन बना सकते हैं? संसद व राज्य। यानी संसद व राज्य किसी धर्म के आधार पर किसी समिति का गठन कर सकती है और उनमें जो संबंधित जितने भी लोग हैं, जितने समुदाय के लोग हैं, जितने धर्म विशेष के लोग हैं, उनके लिए वो सीमित क्षेत्र में उनको प्रमोट करती है, उनके कल्चर को, उनके ट्राइबल हेरिटेज को, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अंग है, उनको प्रमोट करती है, जिससे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो कहीं न कहीं मुख्य धारा में आ पाए। सरकार का यही उद्देश्य है। इसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन ये सकारात्मक भेदभाव है। यानी कि अगर किसी दो लेवल पर कोई व्यक्ति है, एक लेवल उसका नीचा है, एक इसका ऊपर है, तो हम क्या करेंगे? एक अमीर है, गरीब है, तो अमीर को तो हम गरीब नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम गरीब को एक ऐसी प्रावधान देते हैं, ऐसे हम फैसिलिटी देते हैं, जिससे वो गरीब का व्यक्ति अमीर तक लेवल प्लेइंग फील्ड यानी मुख्य धारा में जुड़ पाए। तो अनुच्छेद 13(6), 13(3) अपवादों के बारे में बात करते हैं कि संसद या राज्य निवासन के रूप में या धर्म के रूप में वो कुछ स्पेसिफिक प्रावधान बना सकती है। आगे चलते हैं, उदाहरण से समझते हैं। एक 98वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? 2012 में, जिसमें कहा गया था, ये लागू होने का वर्ष 2013 है, 2012 में तो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया, लेकिन लागू कब हुआ? 2013 में। इसमें कहा गया कि कर्नाटक एक कोई राज्य है, कर्नाटक का कोई विशेष समुदाय क्षेत्र के सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय सभी निर्णयों करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 में पास किया गया, लेकिन लागू कब हुआ? ये 2013 में। प्रश्न आ सकता है कि 98वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2012 में पारित हुआ और लागू होने का वर्ष कौन सा था? 2013। इसमें कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए, किसी राज्य में, उससे संबंधित राज्य में, उसके क्षेत्र विशेष के लिए संसद या राज्य कुछ प्रावधान बना सकती है। राज्यपाल उस क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक किसी भी मुद्दे के रूप में निर्णय लेने का अधिकार उनको है। चाहे राज्य हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्यपाल, वो निर्णय ले सकती है, जिसके द्वारा उस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, उस क्षेत्र की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, उस क्षेत्र की जो विशेषता है उसको बढ़ावा मिलेगा, उस क्षेत्र की जो पारंपरिक सभ्यता है, रीति रिवाज है, सांस्कृतिक मूल्य है, इंटीग्रिटी, जो सेक्युलरिज्म की जो भावना जो प्रेमबल में लिखी गई है कि सबका साथ सबका विकास करने की जो भावना संविधान या पूरे संविधान में या प्रेमबल में लिखी गई है, उसको साथ लेने की भावना ये 98वें संविधान संशोधन अधिनियम ये उजागर करता है।
आगे चलते हैं। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 16(4) ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का अधिकार। तो अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? किसी भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक हो, उसको आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का अधिकार। यानी संसद या राज्य किसी भी भारत के नागरिक को आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकती है। हालांकि जो पिछड़े वर्ग, पिछड़े शब्द है ना, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। प्रश्न आ जाता है कि पिछड़े शब्द का क्या संविधान में उल्लेख है? तो आप क्या कहोगे कि संविधान में पिछड़े शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन इसके जो गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया बना रखी कि पिछड़ा किसे कहेंगे, पिछड़ा वर्ग किसे कहेंगे, हर व्यक्ति को पिछड़ा कहेंगे नहीं। तो इसके लिए दो क्राइटेरिया बनाए गए हैं। क्या क्या क्राइटेरिया बनाए गए हैं? एक तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग। एक है आर्थिक रूप से पिछड़े लोग। अब ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है या आर्थिक रूप से पिछड़ा है? आपको पता होगा शायद 2016 के बाद से जो ऐसी सामाजिक व आर्थिक एक सर्वेक्षण कराते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एनएसओ संस्थान है जो क्या करती है, सामाजिक और पिछड़े वर्गों का एक सर्वे करवाती है, जिसके अंदर सारे क्राइटेरिया लिखे होते हैं कि इतनी उनके पास जमीन होनी चाहिए, उतने पास इनकी इतनी उम्र होनी चाहिए, इनके पास इतनी आय होनी चाहिए। इन सारे क्राइटेरिया, इन सारे प्रावधानों को मिलाकर तय किया जाता है कि कौन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं और कौन आर्थिक रूप से। अगर आर्थिक रूप से है, अगर किसी की आय किसी 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 2 लाख से अगर कम है तो आर्थिक रूप से पिछड़ा है। और अगर सामाजिक रूप से उसे अगर किसी योजना से वंचित है या उसको समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो गवर्नमेंट ने संसाधन बनाए रखे हैं, उनमें अगर उनको समान अधिकार नहीं मिल रहा है तो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। शैक्षणिक रूप से अगर वो साक्षर नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, उसे जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या फिर कोई भी लोक नियोजन या अन्य जो गवर्नमेंट की वैकेंसी है या इंफॉर्मेशन है, योजना है, उनसे संबंधित सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हो गया। तो याद रखना है कि पिछड़ा शब्द है वो संविधान में मेंशन नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से 2 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। कौन-कौन से? एक तो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग और एक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग। ठीक है? जैसा हमने कहा है कि हम पॉलिटी का सारी चीज़ ए टू ज़ेड बात करेंगे, उसी के लिए हम डिटेल में जाके या ऊपर-ऊपर का दोनों चीज़ बता रहे हैं, ताकि आपको सारे एग्ज़ाम के लिए हमने ये जो पॉलिटी का निचोड़ की सीरीज़ बनाई है, वो सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, सारे एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि आपके लिए बेनिफिट हो। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक ही पॉइंट पे, एक ही टाइम पे सारा समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन वो आपको मिल जाए इसी चैनल पे। बस मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि इस चैनल को, आपका चैनल है, ये हमारा चैनल है, इसको आगे बढ़ाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जैसा लग रहा है वैसा आप कमेंट कीजिए, ताकि हम सुधार करें, हम कंटेंट वाइज़ और इम्प्रूव करें। कंटेंट में कोई कमी आएगी, बस आपका सपोर्ट चाहिए हमें। तो हम जैसे बात कर रहे थे, क्या लिखा था 16(4) में कि किसी भी नागरिक को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण। आपने वर्ड बहुत सुना होगा, आरक्षण। एक सवाल आता है मेरे ज़हन में कि जो आरक्षण का विरोध है, चाहे वो महाराष्ट्र में मराठा हो, राजस्थान में जाट हो, राजस्थान में गुज्जर हो, हरियाणा में जाट हो या गुजरात में पाटीदार हो, ये सही सारे लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। लेकिन कहीं आपने देखा है कि ब्राह्मण लोग, जिनके पास से ये आरक्षण का कटौती हो रहा है, उन्होंने कभी आरक्षण का विरोध किया? नहीं किया। क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है? ये आप मुझे बताइएगा, और अगर आप कमेंट में कुछ बताते हैं तो मैं उसका रिप्लाई देके आपको बताऊँगा कि इसका सही उत्तर क्या है। तो आप ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसे हम बात करें कि 16(4) में आरक्षण की बात की गई है, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की बात की गई है। उसी के अनुसार देखो, ये जो चार्ट बनाए गए हैं, इसमें आरक्षण कितना प्रतिशत, भारत में कितना प्रतिशत आरक्षण एससी को, अनुसूचित जाति को, एसटी को, अनुसूचित जनजाति को और अन्य पिछड़ा वर्ग को, यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास को दिया गया है। उसी की हम बात कर रहे हैं।
तो बात करते हैं कि राजस्थान में, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में एससी को कितना दिया गया है? एससी को दिया गया है 15% आरक्षण। एसटी को कितना दिया गया है? 7.5% आरक्षण। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास को कितना दिया गया है? अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दिया गया है इसको 16%, राजस्थान में एसटी को दिया गया 12% और 21 दिया गया है ओबीसी को। ये राजस्थान की बात हुई। अगर भारत की बात करें, भारत यानी ऑल ओवर इंडिया सारे स्टेट में कवर आ रहे हैं, जिसमें कॉमन क्राइटेरिया, कॉमन एससी को कितना परसेंटेज आरक्षण दिया गया है? इसको दिया गया है 15%, एसटी को, अनुसूचित जनजाति को दिया गया है 7.5% और अन्य पिछड़ा आयोग यानी उसको दिया गया 27%। आपने जैसा पढ़ा होगा कि 49% ही 49 कितना 49.5 हो रहा है। तो 49.5 यानी 50 से ऊपर। आपने केस का नाम सुना होगा, इंदिरा साहनी केस बनाम भारत संघ, 1992 का केस है। हम अभी उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उसमें कहा गया है कि जो टोटल आरक्षण है वो 50% ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो अदर 51% में आते हैं, उनके फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। तो इसलिए जो लिमिट तय की गई वो 50% तक ही है, उससे आगे नहीं जा सकता। जैसे आपने सुना होगा कि अभी लगभग 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जो हुआ था, उसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला गया था। तो यानी कि ये 1% मिला, तो एक और ये कितना हो गया 50%, यानी कि ये 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यही इंदिरा साहनी केस बना भारत संघ, जो केस हुआ था 1992 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था, उसमें यही कहा था कि जो आरक्षण की सीमा है वो 50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसमें बात करते हैं, इसमें 49% हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर स्टेट में, लेकिन कभी कभी कहीं संविधान में यह भी कहा गया है, जो 103वां संविधान संशोधन हुआ, लेकिन 105वां संविधान संशोधन भी हुआ, जिसमें कहा गया कि किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष वर्ग के लिए, किसी विशेष समुदाय के लिए, अगर सरकार चाहे, अगर वो पिछड़ा वर्ग है या उनकी जनजाति बहुत पिछड़ी है, उनको कभी भी उनको इतना मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिला है, तो उसके लिए संसद या राज्य सरकार, उनके पास अधिकार है कि अनुच्छेद 105 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संसद व राज्य को, विशेष तरह राज्य को ये अधिकार है कि किसी विशेष उस क्षेत्र के लिए वो कुछ प्रावधान कर सके। उसकी बात करेंगे अपन। अनुच्छेद 340 इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को एक अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह यानी कि राष्ट्रपति किसी जाति वर्ग के लिए, किसी जाति वर्ग के लिए पिछड़ा आयोग, किसी जाति वर्ग के लिए पिछड़ा आयोग की स्थापना कर सकता है, पिछड़ा आयोग की स्थापना कर सकता है। जैसे हमने इतिहास में देखा है कि कौन कौन से प्रथम पिछड़ा आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति करता है आयोग की स्थापना, जो किसमें लिखा है 340 में। प्रश्न आता है कि जितने भी आयोग बने गए हो, चाहे पिछड़ा वर्ग के, अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जितने भी आयोग है, उनको कॉन्स्टिट्यूट, उनको सेटअप, उनको बनाता कौन है? वो राष्ट्रपति बनाता है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो कब बना था? 1953-54 में बना था। इसका जो अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेकर ने। तो इसीलिए इसी आयोग को काका कालेकर समिति भी कहा जाता है। इस समिति में उन्होंने अन्य पिछड़ा आयोग वर्ग के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए। जैसे उन्होंने कहा कि इनको शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, तो इनको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण देने की जरूरत है। अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी के लिए एक विशेष आयोग की बनाने की जरूरत है, जो इनके रखरखाव, जो इनके जो विशेषाधिकार है या उनके जो वो पिछड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आयोग प्रयत्न करेगा, एडवाइस देगा सरकार को कि पॉलिसी मेकिंग में आप ओबीसी को भी इंक्लूड करो, या कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें ओबीसी को इंक्लूड करते हुए आप सर्वे करो, ताकि आने वाला डाटा, जो आपके ऊपर बैठे गए अधिकारी लोग हैं, उनको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प मिलेगी, जिनके ग्राउंड स्तर पर इनको योजनाओं का लाभ, उनको कार्यक्रम का लाभ, सारी चीजों में इनको मदद मिलेगी। तो काका कालेकर समिति ने बहुत सिफारिश की, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि काका कालेकर समिति को कभी सरकार ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो इसीलिए फिर दूसरी एक समिति बनी, यानी कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। वो कब बनाया गया? 1978 से 79 के बीच में। किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक द्वितीय यानी दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग क्या स्थापना की गई, जिसमें क्या कहा गया है?
जिसमें कहा इसका बीपी मंडल का पूरा नाम बिंदेश्वरी पाठक मंडल। मंडल आयोग आपने सुना होगा कि 1951-90 के बीच में मंडल आयोग की बहुत चर्चा हुई। इसमें ये कहा गया था कि जो ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जितने भी सदस्य हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि 27% का आरक्षण ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप होना शुरू हुआ। क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी के अंदर दो क्रीमी लेयर बनाई गई, जो क्रीमी लेयर है, जो नॉन क्रीमी लेयर है, जिनके लिए अलग प्रावधान है कि इनकी जो आय है वो ज्यादा होती है क्रीमी लेयर के मुकाबले। इसलिए जो आरक्षण दिया गया यहाँ पर 27% आरक्षण दिया गया ओबीसी को, वो क्रीमी लेयर को दिया गया। तो प्रथम पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग कब बनाया गया? वो बनाया गया 53-54 में। दूसरा कब बनाया गया? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया? 1978-79 में। आगे बात करते हैं कि उसके बाद भी कमेटी बनी। उसके बाद मंडल आयोग आया। किसकी सरकार में आया ये? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मंडल आयोग आया गया। उसने 27% आरक्षण ओबीसी को देने के लिए उसकी नींव रख दी। ये नींव के उसको मजबूत कर दिया कि ये 27% आरक्षण ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा आयोग को दिया ही जाएगा। आप सोच रहे हैं कि ओबीसी को क्यों दिया गया, क्रीमी लेयर को क्यों दिया गया? क्योंकि जो क्रीमी लेयर, ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर जाति के जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं उनकी मुख्य धारा में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व बहुत कम था। चाहे शिक्षा के लेवल पर, चाहे वो सामाजिक लेवल पर, चाहे राजनीतिक, चाहे वो आर्थिक लेवल पर, उनकी बुनियादी उनकी जो जरूरतें थी वो बहुत कम थी। यानी कि उनको बहुत ही कम कंसिडर किया गया मुख्य धारा में लाने के लिए। तो इसलिए जो मंडल आयोग था, मंडल आयोग ने सिफारिश की कि 27% ओबीसी में नॉन क्रीमी लोग जो जाति होते हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। उसके बाद ये मंडल आयोग बना था 1990 में। 90 में बना और उन्होंने वीपी सिंह की सरकार में इन्होंने ये फैसला दिया। फिर उसी के बाद नरसिम्हा राव की सरकार में 10% ईडब्ल्यूएस को, क्योंकि जब ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया तो अलग से जो लोग थे, जो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, इन्होंने भी डिमांड की कि हम भी, हमारी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, इनकी आय के आधार पर, उनके जमीन के बंटवारे के आधार पर, उनके जो वर्ग फीट या जो उनके एरिया है, उनके घर के आधार पर उनको भी आरक्षण दिया जाए। क्योंकि सारे लोग ईडब्ल्यू में ऐसे नहीं है जो कैपेबल है, जो जिनके पास अधिक आय है, अधिक पूंजी है, अधिक प्रॉपर्टी है। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, इनकी भी डिमांड बढ़ने लगी। तो नरसिम्हा राव सरकार ने 10% ईवीएस ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की नींव रख दी कि वहां पर ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिए जाना चाहिए। वहां पर बहुत सारे आंदोलन हुए गुजरात में, यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ, दिल्ली की तरफ बहुत सारा कूच मार्च किए गए। तो जिसमें नरसिंह राव सरकार ने ये ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण देने की वहां पर नींव रख दी थी। फिर आता है 1992 में फेमस केस इंदिरा साहनी केस बनाम भारत संघ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्राइटेरिया था, जो 15%, 7.5% और 27%, ये कितना हुआ 49.5%। अगर इसमें अगर 1% और जोड़ दे तो कहीं ना कहीं वो जो 50% की लिमिट है उससे ऊपर जा रहा था। यानी कि जो आरक्षण में लोग नहीं थे उनका भी हक मारा जा रहा था। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई और उसके द्वारा इंदिरा साहनी केस और बनाम भारत संघ, इसमें इस लैंडमार्क केस में जजमेंट आया। क्या आया? केस क्या था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992। इस लैंडमार्क जजमेंट में दो तीन बातें निकल के आई। क्या क्या निकली? कि ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग हैं, उनको 10% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उस टाइम जो 1992 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट था, फेमस जजमेंट था, उसमें कहा गया है कि जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, कमजोर लोग हैं, उनको 10% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर 50% की लिमिट को फिक्स करने का तय किया गया कि आरक्षण की सीमा को 50% तक ही रखा जाए, उससे ऊपर ओवर लिमिट में नहीं दिया जाना चाहिए। उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण नहीं मिलेगा।
जो 103वें संविधान संशोधन से मिला बाद में, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उस टाइम जब ईडब्ल्यूएस का सर्वे किया गया था, उस टाइम ये पता लगा कि सर्वे के अनुसार जितने भी ईडब्ल्यूएस के लोग थे, उसमें से 90 से 95% जो लोग थे, वो कैपेबल थे, जो उनके पास अच्छी आय थी, वो गरीब नहीं थे, वो कहीं न कहीं जो 8 लाख की सीमा थी, जो बाद में तय की गई थी, 8 लाख की सीमा से ऊपर कमाने वाले लोग थे, जो इनकम आय आय सर्टिफिकेट है, इनकम उनके घर की पारिवारिक इनकम है, पारिवारिक आय है, वो 8 लाख से ऊपर है। तो उसी के आधार पर ईडब्ल्यूएस को 1992 में 10% का आरक्षण नहीं दिया गया। बाद में चल के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से दिया गया, लेकिन 1992 के टाइम पे उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या किया कि 27% ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण दिया जाना संवैधानिक है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ओबीसी को, क्रीमी लेयर के लोगों को, जाति के लिए जो 27% की जो सीमा थी आरक्षण के लिए, 27% कितना सजेस्ट की थी मंडल कमीशन ने? उन्होंने कहा था कि 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाना चाहिए क्योंकि वो पिछड़े लोग हैं। तो जो दिया जाना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 27% आरक्षण जो ओबीसी को दिया जा रहा है, वो संवैधानिक है, वो कहीं न कहीं असंवैधानिक नहीं है। संवैधानिक ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुख्य धारा में आ पाए, सबके साथ इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो पाए। उन्होंने ये भी कहा साथ-साथ, लेकिन आप ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हो, लेकिन क्रीमी लेयर के सिद्धांत की अनुपालना होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिट लगा दी कि अगर आप ओबीसी को 27% आरक्षण दे रहे हो, क्रीमी लेयर के जो जिसमें जाति आती है, जाति विशेष के लोग, उनको आप 27% आरक्षण दे रहे हो, लेकिन आपको क्रीमी लेयर के सिद्धांत की अनुपालना करनी पड़ेगी क्योंकि मतलब कि उसमें जो जितनी भी जाति आती है, जिसका जो आय लिमिट है, उससे ऊपर के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो क्रीमी लेयर के अंदर जो जितनी भी जाति आती है, जितने भी वर्ग समुदाय के लोग आते हैं, उनको ही 27% का आरक्षण मुख्यतः दिए जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है इसमें कि पदोन्नति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पदोन्नति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। चौथा पॉइंट क्या कहा? चौथा पॉइंट जो इंदिरा साहनी केस बनाम भारत संघ जो केस था, मामला था, उसमें 1992 में चौथे पॉइंट में कहा गया कि जो आरक्षण की सीमा है, उसको 50% तक फिक्स कर दिया गया कि भविष्य में संसद या फिर राज्य के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी भी धर्म विशेष के लिए अपनी फेवर के लिए आरक्षण की बढ़ोतरी 50% अधिक नहीं कर दिया गया। जैसे मैंने कहा था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस 1992 में कहा गया कि 50% जो लिमिट थी आरक्षण की, वो फिक्स कर दी गई। आगे चलते हैं। पांचवें, एक लास्ट पॉइंट था जिसमें कहा गया कि एक कैरी फॉरवर्ड का नियम, कैरी फॉरवर्ड रूल इंट्रोड्यूस लाया गया। अब ये क्या है? जैसे कैरी फॉरवर्ड रूल है, जैसे मान लो एक वैकेंसी है, एक आरएस की वैकेंसी है, जिसमें एससी, एसटी, जनरल और ओबीसी, ऐसे आपका जो सीट का आवंटन ऐसे होता ना, तो मान लीजिए इसको 17.5% सीट है, 100 में से टोटल 100 पद है, उसमें 17.5% सीटें एससी को मिली, इसको 12.5% इसको मिली, इसको 27% मिली, और बाकी जो बची, कितनी बची है? 17, 12, 29, 30 और 57 इसको मिली 43%। यानी मान लो कि 80 सीटों का आवंटन हुआ। अब जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, जो कैरी फॉरवर्ड नियम है, वो क्या कहता है? कैरी फॉरवर्ड नियम ये क्या कहता है? अगर मान लीजिए कि एससी की जो वैकेंसी 17.5 है, 100 में से 17 वैकेंसी इसकी है, 17 इसकी मान लो, 12 इसकी मान लो, 27 इसकी मान लो और 43 पद इसके मान लो। अगर मान लीजिए कि एससी के जितने भी पद थे, वो सारे के सारे खाली रह जाते हैं। ये 2023 में वैकेंसी निकली थी। अब 2024 में जब अगली वैकेंसी निकालने की बात आई, तो मान लीजिए कि 17 के 17 पद खाली रह जाते हैं। चाहे वो कैंडिडेट थे पर फॉर्म भरे नहीं थे, पर उन्होंने पास हुए नहीं, या फिर उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, किसी भी तरीके से ये एससी की जो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, किसी के पद के सारे लोग खाली हो जाते हैं। 17 के 17 पद बच गए, तो जो बैकलॉग की वैकेंसी थी, इससे क्या कहेंगे? बैकलॉग वैकेंसी, यानी जितने जो पद खाली थे 17, वो आने वाली वैकेंसी में ऐड होने चाहिए। तो 17 पद थे, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड हो जाएंगे। जो बैकलॉग की जो वैकेंसी थी 2023 में, जो 17 पद बच गए थे, क्योंकि एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं हुआ, एक भी बंदे ने आवेदन नहीं किया,
तो जो 17 ही जो पद थे, जो बैकलॉग की जो वैकेंसी थी, कितनी बची बैकलॉग में? 17 बची, तो वो आगे यानी कैरी फॉरवर्ड, नाम से स्पष्ट है, कैरी यानी फॉरवर्ड, यानी आगे ले जा रहे हैं उसको, कैरी कर रहे हैं, उसको आगे ले जा रहे हैं। तो वो कैरी फॉरवर्ड नियम के अनुसार वो आगे आने वाली वैकेंसी यानी 2024 की जो आरएस की वैकेंसी होगी, उसमें ऐड हो जाएगी। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो केस था 1992 का, उसमें ये नियम लाया गया कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी, जिससे पिछड़ापन कहीं न कहीं लोगों को पिछड़ापन को भी मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। मान लीजिए एससी के पद 17 खाली रह गए और सारे पद वो फिर सारी टोटल में ऐड होगी, वो टोटल में ऐड नहीं हो रहा, वो एससी के एससी में ही ऐड होगा। यानी आने वाली वैकेंसी जो 2024 की होगी ना, वो 17 के प्लस होके आएगी। 17 तो होगी क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बैकलॉग की जो वैकेंसी तो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, यानी कि नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड आगे जा रही है। लेकिन उसके बाद जो प्लस होके आएगी, ना कि वो डाइल्यूट हो जाएगी। अगर ये नियम नहीं आता तो एससी की जितनी वैकेंसी 17 खाली हुई वो 17 इन तीनों में बढ़ जाती। तो ऐसा नहीं है। तो इंदिरा साहनी केस में कहा गया है कि जितनी भी वैकेंसी जिस समुदाय विशेष के लिए उसको उतनी अगर खाली रह जाती है तो उसकी उतनी ही लेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा जो वैकेंसी मान लीजिए 17 है, यहाँ पर अगर मान लीजिए 200 वैकेंसी है, 200 वैकेंसी तो ये 50% लिमिट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जितना आरक्षण है 17.5 यानी 17.5 के अंदर जितनी भी वैकेंसी खाली है, यानी 17 के अंदर-अंदर 1 से लगाकर 17 के बीच में जितनी जितनी वैकेंसी खाली रह गई, मान लीजिए 17 में से 13 खाली रह गई और 4 भर गए, तो 13 खाली है ना, तो 13 वो आने वाली वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड यानी आगे वैकेंसी में जुड़ जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर 50 वैकेंसी निकली या फिर 50 वैकेंसी निकली, 50 निकली। अब 50 में से 25 खाली है और 25 भर गई। तो 25 तो भर गई ठीक है, लेकिन जो 25 बाकी है, उसका 17.5% ही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी उसका आगे ऐड होगा, उसके बाद नहीं होगा। यानी कि उसमें से लगभग 6 से 7 वैकेंसी आगे ऐड होगी, बाकी नहीं होगी क्योंकि साहनी के इंदिरा गांधी साहनी केस में कहा गया है कि जो 50% की सीमा है, उसके पार नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। आगे हाँ, आगे बात करते हैं कि आगे और क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 16 की, जिसमें हम संपूर्ण पॉलिटी का निचोड़ कर रहे हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जा रही है सिंपल से सिंपल तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं कि इन आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 16 में जो हमने बात की है, सारी चीज़ें वो आप वापस देखना वीडियो, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे बात करते हैं, जो इंदिरा साहनी केस बनाम जो बाल संघ केस था 1992 उसमें जो क्रिमिनल लेयर था, तो कहीं न कहीं वो क्रिमिनल लेयर में कौन सी जाति आएगी, कौन सी नहीं आएगी, उसको कहीं न कहीं स्पष्ट नहीं किया गया। इसके लिए जो क्रिमिनल लेयर था, जो क्रिमिनल लेयर जाति के लोग थे, यानी क्रिमिनल लेयर जाति ओबीसी के थे, उनकी परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए, क्रिमिनल लेयर परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए एक आयोग बनाया गया। आयोग बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता रामानंद जी ने की। यानी इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि ओबीसी को क्रिमिनल लेयर में जितने भी जाति के लोग आते हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्रिमिनल लेयर में कौन कौन सी जाति आएगी। तो उसके लिए सरकार ने फिर 1993 में 1993 में एक समिति बनाएगी। किसके अंदर बनाएगी? रामानंद जी है, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी, जिसका काम क्या होगा? उनका काम होगा कि ओबीसी के अंदर जो भी क्रिमिनल लेयर की जितनी भी जाति आती है, उनको आइडेंटिफाई करना और क्रिमिनल लेयर की भाषा को अ, उसको डिफाइन करना कि क्रिमिनल लेयर की क्या भाषा है। फिर 1993 में ही एक एनसीबीसी 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018, तो जो बहुत सारे डेवलपमेंट 1993 से 2018 के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए थे, उनके फलस्वरूप नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई और उसमें अनुच्छेद संविधान में संशोधन किया गया और उसमें अनुच्छेद 338 बी को ऐड किया गया कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो मोदी सरकार है, जो अभी करंट में है, उनके सरकार में 2018 में बिल पास किया गया एनसीबीसी और उसमें एक आयोग की स्थापना की गई। उसका नाम है नेशनल कमीशन ऑन अदर बैकवर्ड क्लास, पूरा नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसमें 5 जने होंगे। इसका कंपोजिशन 5 जने होंगे, जिसमें एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट और बाकी अदर सदस्य होंगे।
जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और जो आयोग कौन बनाएगा वो राष्ट्रपति ही बनाएगा। तो जो 1993 से जो डेवलपमेंट्स हुए थे क्रिमिनल लॉ को स्पष्ट करने से लेकर आयोग बनाने तक के, तो फाइनली 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 तक ये राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना। अब इसका कार्य क्या-क्या है? इसमें 5 लोग हैं, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और बाकी सदस्य हैं। तो तो कहीं न कहीं जो आयोग का कार्य है कि पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट की मदद करना, हेल्प करना, एडवाइस देना कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को भी कैसे मुख्य धारा में लाया जा सकता है। उसकी जो कल्चर है, जो विशेषाधिकार है, जो उनको मुख्य धारा में लाना या सबके सामने प्रचलित करना ताकि वो भी कहीं न कहीं लोगों से समान अधिकार या समान पाने का उनके जो मौलिक अधिकार है, उनकी स्पष्टता उनके लिए हो पाए। तो ये हुआ। फिर एक संविधान संशोधन की बात करते हैं, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। इसमें क्या गया है? जो ओबीसी की बात थी 1993 से 2018 तक जो डेवलपमेंट्स हुए थे, उसके आधार पर ही एससी और एसटी के लिए एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक निकायों में, शैक्षणिक संस्थानों में, सामाजिक संस्थानों में, किसी निजी शासित संस्थानों में आरक्षण के लिए, पदोन्नति में आरक्षण के लिए और स्पेसिफिक बात करेंगे अपन पदोन्नति में आरक्षण के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा गया और ये किसमें ऐड किया गया यानी कि जो 77वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके जो अनुच्छेद है उसके द्वारा अनुच्छेद 16A में 16A जोड़ा गया 16 16(4)A 16(4) में क्योंकि अपन 16(4) पढ़ रहे हैं उसके अंदर ए जोड़ा गया एक कब जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में ये 16(4) में ए जोड़ा गया उसमें कहा गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो चाहे सरकारी द्वारा वित्त पोषित हो उसके अंदर एससी और एसटी का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो पदोन्नति में आरक्षण है उसको फिक्स किया गया उसको भी मुख्य धारा में उस लाइन में ऐड किया गया कि ओबीसी को मिल रहा है तो उसी प्रकार एससी एसटी को भी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में भी पदोन्नति में आरक्षण को फिक्स किया गया। फिर आता है एक 85वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये कब हुआ? ये हुआ 2001 में। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया था कि जो एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा है पदोन्नति में जो आरक्षण मिल रहा है वो वरीयता का आधार पर हो वरीयता का सिद्धांत की अनुपालना होनी चाहिए यानी कि एससी एसटी को जो सरकारी या नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्थानों में शैक्षणिक संस्थान हो चाहे वो कल्चरल या फिर एजुकेशन या फिर कल्चरल या सोशल इंस्टीट्यूशन हो उसके अंदर जो एससी एसटी को आरक्षण रिजर्वेशन देने की बात कही गई वो कहीं ना कहीं अब वरीयता के सिद्धांत पर यानी कि क्रमबद्ध तरीके से उनको आरक्षण देने की बात की गई किसमें की गई 85वें संविधान संशोधन अधिनियम में। ये अनुच्छेद इसके तहत अनुच्छेद 16(4)B को ऐड किया गया। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं डी। अगला क्या है इसके अंदर ये सारी बातें होगी सारी बातें होने के बाद एक और 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 पास किया गया जिसके अंदर क्या कहा गया कि जो जितने भी आरक्षण से रिलेटेड जितने डेवलपमेंट जितने विकास हुए थे चाहे 1953 से 2000 तक उनके अंदर जो एससी एसटी के जो प्रावधान थे जो आरक्षण संबंधित या फिर पदोन्नति से संबंधित या पद पे या नियुक्ति से संबंधित जो भी प्रावधान थे उनको यहाँ पर नीव या फिर सुनिश्चित किया गया इस संविधान 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत किया गया। आगे बात करते हैं फिर हुआ एक 76वां संविधान संशोधन अधिनियम। 76वां संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया कि जितने भी जो राज्य थे जितने भी केंद्र सरकार या फिर पूरे भारत के जो राज्य थे उसमें कहा गया
जैसे जो इंदिरा साहनी बनाम जो केस था उसमें 50% की सीमा फिक्स की गई, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी डाली गई कि विशेष परिस्थितियों में उस आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए जो 76वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसमें जो तमिलनाडु है, इसमें जो तेलंगाना है, इसमें जो तेलंगाना है, उसके अंदर 69% तक विशेष वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया, आरक्षण दिया गया। कोई जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जो विशेष परिस्थिति में है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल कल्चर है, उनका परंपरागत जो उनका विकास है, जो कहीं मुख्य धारा में नहीं आ पाया, जो किसी की नजर में नहीं आया, उनको कोई योजना को लाभ नहीं मिला, ऐसे जो ट्राइबल है, उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो 69% किया गया। इसमें एक बात ये भी कही गई कि विशेष परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने उसने 1992 में कहा था कि विशेष परिस्थितियों में 50% की जो सीमा है इंदिरा साहनी केस में, उसको ओवर लिमिट उसको बढ़ाया जा सकता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16(5). अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है? बात करते हैं अनुच्छेद 16(5) की। अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है कि किसी भी धर्म विशेष, किसी धार्मिक, शैक्षणिक या फिर धार्मिक शैक्षणिक विशेष के लिए, मुख्यतः इसमें धार्मिक ही आएगा, तो धार्मिक शैक्षणिक विशेष समुदाय के लिए एक विशेष धर्म व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। कहने का अर्थ है कि किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई जो एक धर्म की जाति है वो विशेष है, वो पिछड़ी हुई है, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति के अंदर एक धर्म उसी इंस्टीट्यूशन के लिए, उस संस्थान के लिए, उसको पढ़ाई के लिए, उस जो जाति है वो बहुत पिछड़ी हुई है और उनको पढ़ाने के लिए जो संस्थान है उसके अंदर जो धर्म विशेष का एक व्यक्ति होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा अनुच्छेद 16(5) के अंदर। अनुच्छेद 16(6) क्या कहता है? अनुच्छेद 16(6) कहता है कि जो ईडब्ल्यूएस को जो रिजर्वेशन मिला है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो 10% का रिजर्वेशन मिला है वो कहां जोड़ा गया? 103वां संविधान करके 16(6) में जोड़ा गया। 16(6) में, अनुच्छेद 16(6) में कहा गया है कि किसी भी ईडब्ल्यूएस, किसी भारत का नागरिक जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आता है, वो कौन सी कैटेगरी हम आगे बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, यानी पिछड़े वर्ग का कमजोर सॉरी क्या कहते हैं इसको, आर्थिक रूप से पिछड़ा आयोग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और स्पेसिफिकली बात करें तो लेकिन सरकार ने कहा जो संविधान संशोधन हुआ 103वां संविधान संशोधन, उसमें कहा गया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 10% का जो आरक्षण है उसको सुनिश्चित किया जाता है, उसको संविधान के संशोधन करके सुनिश्चित किया जाएगा। यही बात 16(6) में कही गई। अब बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए योग्य होने के आधार निम्नलिखित है कि कौन कौन से लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। सबसे पहला है कि उसके पास 1000 फीट स्क्वायर या अधिक क्षेत्रफल का आवास खंड न हो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा भारत का नागरिक जिसके पास 1000 फीट या उससे अधिक का आवास खंड उसके पास नहीं हो, वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएगा। दूसरा, 100 गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का भूमिखंड न हो, यानी एक ऐसा भारत का नागरिक जिसके पास 100 गज या उससे अधिक का भूमिखंड ना हो। फिर 200 यार्ड या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड न हो। यानी इसमें 3 कंडीशन बताएगी। एक ऐसा नागरिक, ऐसा भारत का नागरिक, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1000 फीट स्क्वायर से अधिक आवास खंड ना हो,
जिसके पास 100 गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का भूमिखंड ना हो, उसके पास 200 यार्ड या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ना हो। 2-3 कंडीशन और है इसमें। उसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि या कृषि भूखंड न हो। आगे है उसके पारिवारिक आय 8 लाख या उससे अधिक ना हो, या उससे अधिक ना हो। आखिरी है कि उसकी आयु 18 या उससे कम वर्ष ना हो। तो हमने बात की कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कौन कौन व्यक्ति आएंगे। तो ईडब्ल्यूएस की ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर वो लोग आएंगे जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय खंड ना हो, उसके पास 100 गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का भूमिखंड ना हो, उसके पास 200 यार्ड या अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड ना हो, या उसके पास 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूखंड ना हो, या उसके पास उसकी जो पारिवारिक आय है वो 8 लाख उससे अधिक ना हो, या उसके जो आयु है 18 वर्ष या उससे कम वर्ष ना हो। ये जितने भी इस कैटेगरी में फिक्स लोग होते हैं वो सारे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को माने जाते हैं। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग। आगे बात करते हैं मूल ढांचे के सिद्धांत। कहीं ना कहीं ये वीडियो लंबी होती जा रही है, तो मेरा मानना ये है कि इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आपके दिमाग से कहीं ना कहीं वो बातें अलग होना शुरू कर देगी। तो हम बात करेंगे इसी के मूल ढांचे या आगे वाला आर्टिकल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से। मैंने इसमें कोशिश की है कि जीरो से एडवांस तक का, जीरो से चाहे वो सीटी के पेपर में जितने भी तथ्य आते हैं वो, या आरएस में जितने प्रश्न आते हैं वो, हम आने वाले टाइम में एक ऐसी सीरीज भी सोच रहे हैं लॉन्च करने की जिसमें आरएस प्री के क्वेश्चन या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सारे के क्वेश्चन हम लेंगे, और एक मेंस के क्वेश्चन वो भी लेके हम अलग अलग वीडियो में सोल्व करेंगे, ताकि आपके लिए हेल्प रहे। आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उसमें आपके लिए हेल्प रहे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा, और जो पॉलिटी का निचोड़ चल रहा है वो सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।